अस्सलाम वालेकुम। सो द थर्ड टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी इज़ टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एपोप्टोसिस क्या होता है और नेक्रोसिस क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज़ एपोप्टोसिस। ठीक है, इट इज़ एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस क्या होता है? एनर्जी डिपेंडेंट या फिर एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है उसके 3 पाथवेज होते हैं। वन ऑफ द 3 पाथवेज के ज़रिए जो है वो एपोप्टोसिस हो रहा होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और परफोरेंट ग्रेंजाइम्स बी पाथवेज जो हैं, ये 3 पाथवेज होते हैं जिनके ज़रिए एपोप्टोसिस जो है हमारे पास प्रोग्राम सेल डेथ हो रही होती है। ओके, तो तीनों पाथवेज जो हैं उनका कॉमन इफेक्ट क्या होता है कि तीनों पाथवेज, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और परफोरेंट ग्रेंजाइम बी पाथवेज जो होते हैं कि तीनों मिलकर एक्टिवेट करते हैं कैस्पेजेस को। कैस्पेजेस जो होती हैं वो अल्टीमेटली सेल की ब्रेकडाउन कराती हैं और सेल की ब्रेकडाउन में वो क्या करती हैं कि वो सेल को श्रिंक कराती हैं, न्यूक्लियस को कंडेंस कराती हैं, मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग कराती हैं और क्या करती हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बना देती हैं। ठीक है, जो बाद में फेगोसाइटोज्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये सारे चेंजेस जो हैं ये तीनों पाथवेज का कलेक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि तीनों पाथवेज जो हैं अल्टीमेटली कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे और कैस्पेज ने अल्टीमेटली एपोप्टोसिस करा के सेल को डैमेज कराना है और ये क्या करता है कि ये इस तरह से छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ बना देता है और बाद में वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो होती हैं वो फेगोसाइटोज हो जाती हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है वो सेल की डेथ हो जाती है। इट इज़ करेक्टराइज बाई डीपली इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड बेजोफिलिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो आपके पास एक एपोप्टोटिक सेल होता है, देखिए वो क्या होता है, डीपली इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है उसका, बेजोफिलिक न्यूक्लियस होता है, जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी पिक्नोसिस हुई होती है यानी कि न्यूक्लियर कंडेंसेशन हो जाती है, कैरियोरेक्सिस हो जाती है। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इंटैक्ट होती है। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है लेकिन सिग्निफिकेंट डैमेज के बावजूद भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती है। नेक्रोसिस में ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है डैमेज हो जाती है लेकिन एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ओके, सो लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने हमें एक इंडिकेटर ऑफ एपोप्टोसिस बताया है। देखिए कि 180 BP दैट इज़ द फ्रेगमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ 180 BP जो होता है, देखिए डीएनए लेडरिंग, ये क्या है, सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एपोप्टोसिस होता है। अब हम तीनों पाथवेज को डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और परफोरेंट ग्रेंजाइम बी पाथवे अल्टीमेटली कैस्पेज की एक्टिवेशन कराते हैं, लेकिन ये पाथवेज शुरू कैसे होते हैं और ये अल्टीमेटली एंड कैसे हो रहे होते हैं। ओके, फर्स्ट पाथवे इज़ द इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि सेल की इंजरी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी के रिजल्ट में क्या होता है, डीएनए का डैमेज होता है। डीएनए डैमेज जो होता है, देखिए वो क्या करता है कि वो डिक्रीज कर देता है हार्मोनल स्टिमुलेशन, डिक्रीज हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, BCL2 जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। BCL2 इनएक्टिवेट होने का मतलब ये कि जो BCL2 था ना वो एंटी एपोप्टोटिक होता है। ठीक है, जब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है उसको उसने इनएक्टिवेट कर दिया BCL2 को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एपोप्टोसिस जो है वो स्टिमुलेट होगा। ठीक है, जब BCL2 नहीं होगा तो क्या होगा कि जो साइटोक्रोम C होता है, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि जब BCL2 की डेफिशिएंट, BCL2 को उसने इनएक्टिवेट कर दिया, BCL2 कम हो गया, तो फिर क्या होगा, BCL2 के कम होने की वजह से जो साइटोक्रोम C होता है, ठीक है, जो साइटोक्रोम C होता है, देखिए वो क्या करेगा, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से लीक करके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में आके वो कैस्पेज को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस जो है उसको मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सेल इंजरी होगी, डीएनए डैमेज होगा, हार्मोनल स्टिमुलेशन जो है वो कम हो जाएगी जिसकी वजह से BCL2 की इनएक्टिवेशन हो जाएगी। जब BCL2 इनएक्टिवेट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइटोक्रोम C जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से लीक करके बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में और वो आकर कैस्पेजेस को जो है वो एक्टिवेट कर देगा और जब कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, तो हमारे पास एपोप्टोसिस जो है वो हो जाता है। अब इसको हम एक रीड दे लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया।
इट इज़ इन्वॉल्व इन टिश्यू रिमॉडलिंग इन एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जो इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, ठीक है, वो जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है उस वक्त जो टिश्यू की रिमॉडलिंग होती है वो इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कॉज करता है। इट अकर्स व्हेन अ रेगुलेटिंग फैक्टर इज विदड्रॉन फ्रॉम अ प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन, ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा इंटरल्यूकिन 2 आफ्टर कंप्लीटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एपोप्टोसिस ऑफ प्रोलिफरेटिंग इफेक्टर सेल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो एक रेगुलेटिंग फैक्टर था ना, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इफेक्टर सेल्स होता है, ठीक है, उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो अकर्स आफ्टर एक्सपोजर टू इंजूरियस स्टिमुलाई, ठीक है, जैसे कि रेडिएशन, टॉक्सिन्स या हाइपोक्सिया की वजह से होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जब भी सेलुलर इंजरी होगी, सेलुलर इंजरी के ही उन्होंने कॉजेज बताएं कि रेडिएशन की वजह से सेल इंजरी हो रही है, टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है, हाइपोक्सिया की वजह से हो रही है, किसी भी वजह से जब सेल इंजरी हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होंगी वो इनएक्टिवेट हो जाएंगी और जो प्रो एपोप्टोटिक होगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। वो साइटोक्रोम सी को जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से रिलीज़ कराएंगे। जब साइटोक्रोम सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आएगा वो आकर कैस्पेज को एक्टिवेट कराएगा और कैस्पेजेस अल्टीमेटली एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो कराएंगी। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने हमें एक थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया कि प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, ठीक है। जो बैक्स होती है BAX बैक्स और जो बैक होती है BAK बैक, ये दोनों क्या होती हैं, बैक्स और बैक जो होती है वो प्रो एपोप्टोटिक होती हैं, ठीक है। यानी अगर इनका सर्वाइवल हो गया तो ये सेल्स को डैमेज कर देंगी, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये सेल के अंदर एपोप्टोसिस करा के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। जबकि जो हमारे पास दूसरी दो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिनमें आ जाता है हमारे पास BCL2 और BCLXL जो होती हैं, ये दोनों जो होती हैं ये क्या होती हैं, एंटी एपोप्टोटिक होती हैं और ये सेल को ज़िंदा रहने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास सेल इंजरी हुई या हाइपोक्सिया, रेडिएशन, टॉक्सिन्स किसी भी वजह से, उसने क्या किया, उसने BCL2 को कम किया, BCL2 की इनएक्टिवेशन कराई। जब BCL2 की इनएक्टिवेशन हो गई, इसका लेवल कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली साइटोक्रोम सी रिलीज़ हुआ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से और कैस्पेज को एक्टिवेट किया, ठीक है, उसने। और कैस्पेज की एक्टिवेशन जब ज़्यादा हो जाएगी, जब कैस्पेज की एक्टिवेशन होगी तो अल्टीमेटली एपोप्टोसिस से सेल का डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मल फंक्शन है BCL2 का कि BCL2 कीप्स द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल, प्रिवेंट करती है साइटोक्रोम सी के रिलीज़ को, ठीक है। तो जब BCL2 का ओवर एक्सप्रेशन होता है तो कैस्पेज की एक्टिवेशन कम हो जाती है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब कैस्पेज की एक्टिवेशन कम हो जाती है तो इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि ट्यूमर की फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस में नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस होता है, देखिए वो क्या कर रहा होता है कि जिन सेल की ओवर ग्रोथ को, ओवर प्रोडक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है, जो सेल्स हमारे पास हार्मफुल सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता जाता है। अगर आपके पास इस एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं BCL2 इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है तो ये क्या करेगा कि ये नॉर्मल सेल्स जिनको हमने रूटीन में डिस्पोज ऑफ करना है सेल्स, उनको भी ये रिमूव नहीं होने देगा, ठीक है। या जो एबनॉर्मल सेल्स जो हमारे पास प्रेजेंट है उनको भी ये रिमूव नहीं होने देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी और ट्यूमेरोजेनेसिस हो जाएगी। ओके, जो सेकंड पाथवे होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे या उसको हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत बेसिक सा एक ही मैकेनिज्म है और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या आ जाता है कि जो फैस होता है, फैस लाइगेंड जो होता है वो बाइंड करता है टू द फैस डेथ रिसेप्टर, फैस डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जो क्या होता है CD95, उसके साथ बाइंड करता है टारगेट सेल के ऊपर और कैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एक ये मैकेनिज्म है। दूसरे नंबर पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आता है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो भी बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ और कैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है। तो ये दोनों मिलकर एक्सट्रिंसिक डेथ पाथवे में आता है कि फैस और फैस डेथ रिसेप्टर CD95 का इंटरेक्शन होता है सेल और यहाँ पर कैस्पेज की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। या उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम की, जो कॉज होता है बाय डिफेक्टिव FASL इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्लोनल डिटेक्शन जो है ना उसके फेलियर हो जाता है और आपके पास क्या होता है कि सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लिम्फेडिनोपैथी, पैरास्प्लिनोमेगैली और ऑटोइम्यून साइटोपेनियाज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, जो लास्ट पाथवे हमारे पास वो होता है परफरिन ग्रेन्जाइम्स पाथवेज, ठीक है। उसमें क्या हो रहा होता है परफरिन ग्रेन्जाइम्स पाथवे में, रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स कॉन्टेनिंग परफरिन्स एंड ग्रेन्जाइम्स बाय द इम्यून सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। जो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यानी कि जो हमारे CD8 सेल्स हैं और जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स
ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, ये दोनों सेल्स जो होते हैं, देखिए ये आपके पास ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ करते हैं, और वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अल्टीमेटली जो है वो परफोरेंस और ग्रेन्जाइम्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और वो परफरेन और ग्रेन्जाइम्स, परफरेंस के नाम से पता चल रहा है किसने किसी चीज़ में पोर्स कर देने हैं, ठीक है। ये जो परफरेन और ग्रेन्जाइम्स रिलीज़ होते हैं ना, देखिए ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये पोर्स कर देते हैं, जिस सेल को हमने डिस्ट्रॉय करना है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स करके, और क्या करते हैं, टारगेट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करा देते हैं, ठीक है। कैस्पेसेस को एक्टिवेट करके सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों पाथवेज जो हैं वो अल्टीमेटली एपोप्टोसिस करा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमने यहाँ से ये इंट्रिंसिक पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी कॉज है, डीएनए डैमेज हुआ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन हाइपॉक्सिया, या जैसे हमने टॉक्सिन्स पढ़े, रेडिएशन, वॉट एवर द कॉज में भी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो BCL2 जो है वो तो कम हो जाएगा, और जो आपके प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन थी बैक्स और बैक वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, साइटोक्रोम सी को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से रिलीज़ कराएंगे। साइटोक्रोम सी ने क्या किया, कैस्पेज को एक्टिवेट कर दिया। दूसरी तरफ ये एक्सट्रिंसिक पाथवे था जिसके अंदर फास्ट जो था वो फास्ट लाइगेंड के साथ यानी CD95 के साथ बाइंड किया, और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से अल्टीमेटली कैस्पेज एक्टिवेट हो गया। और तीसरा पाथवे ये वाला परफरेन ग्रेन्जाइम्स पाथवे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो आपके CD8 टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और नेचुरल सेल्स, वो दोनों परफरेन और ग्रेन्जाइम बी रिलीज़ करते हैं, और वो अल्टीमेटली कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं। और ये कैस्पेज अल्टीमेटली क्या करता है, और ये जो कैस्पेज होता है, देखिए ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये साइटोसोल की डिस्ट्रक्शन करा के साइटोप्लाज्मिक ब्लबिंग कराता है, ठीक है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाता है, और अल्टीमेटली उन एपोप्टोटिक बॉडीज़ की फेगोसाइटोसिस हो जाती है मैक्रोफेजेस के थ्रू, और ये पूरा प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि एपोप्टोसिस इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ, ATP डिपेंडेंट सेल डेथ होती है। इसमें 3 पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और परफरेन ग्रेन्जाइम्स पाथवे होते हैं। अल्टीमेटली तीनों पाथवेज की फेट क्या होती है, उन्होंने कैस्पेजेस को एक्टिवेट करना होता है, और कैस्पेजेस ने अल्टीमेटली जो है वो वही सेल की श्रिंकेज करानी होती है, स्वेलिंग ब्लब्स बनाने होते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाते हैं, अल्टीमेटली उसकी फेगोसाइटोसिस होती है और वो डिस्ट्रॉय होकर वो ख़त्म हो जाता है, मैक्रोफेजेस को फेगोसाइटोस कर देते हैं, न्यूक्लियस भी उसका जो है वो श्रिंक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। जो मेन डिफरेंस है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द नेक्रोसिस, और जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो बैक्स होता है और जो बैक होते हैं, देखिए ये दोनों जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये प्रो एपोप्टोटिक एपोप्टोसिस को इंक्रीज़ करेंगे, देखिए, जबकि जो BCL2 है और जो BCLXL है, BCL2 और BCLXL ये दोनों क्या करते हैं, ये एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, ये एपोप्टोसिस को कम कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।